पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार में मैं फैयाज अहमद फैजी आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं कुछ टेक्निकल बाधाओं के कारण प्रोग्राम थोड़ी सी देर से शुरू हो रहा है, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज एक नई सीरीज, एक नई श्रृंखला हम लोगों ने शुरू किया है साक्षात्कार नाम से। इससे पहले आप पसमानदा डेमोक्रेसी फेसबुक पेज और यूट्यूब पे आप लगातार हफ्ते की किताब में विभिन्न किताबों का जो पसमानदा आंदोलन से संबंधित है या जो पसमानदा आंदोलन पे अपना प्रभाव छोड़ती हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज से हम एक नई श्रृंखला साक्षात्कार का शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वो उन विभिन्न कार्यकर्ताओं का जिन्होंने सामाजिक आंदोलन में पसमानदा को मुख्य धारा में लाने में अपने जद्दोजहद किया है, अपने संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षरत्न हैं, उनके पूरे संघर्ष की, उनके व्यक्तिगत संघर्ष की, सामाजिक संघर्ष की बात समझने, जानने, बूझने के लिए इस कार्यक्रम में हम उनको मदऊ करते हैं, दावत देते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को लिया और व्यक्तिगत और सामाजिक कैसे वो आगे बढ़े। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार में हमारे मेहमान हैं मजहर हुसैन अंसारी साहब, जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मजहर हुसैन अंसारी साहब, पसमानदा डेमोक्रेसी के इस फेसबुक पेज लाइव में साक्षात्कार के विशेष कार्यक्रम में मैं फैयाज अहमद फैजी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सारे व्यूअर को भी, जिन्होंने इस सत्कार में हमको आमंत्रित किया है। जी, सबसे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो आपका सफ़र रहा एक अभियंता बनने तक का, वो जी गांव के परिदृश्य आप आते हैं, एक बहुत ही जी पिछड़े जिले और पिछड़े इलाके से आपका संबंध है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की भूमि, जो क्रांति की भूमि कही जाती है, बलिया से आपका संबंध है वहां से। तो बिल्कुल। आप सबसे सर्वप्रथम आप बताएं कि आपका सफर कैसा रहा एक अभियंता बनने तक, और इस पूरे सफर के दौरान आपकी जो लोकेशन है पसमानदा पहचान के कारण आपको क्या दिक्कतें आई, और आपने उन दिक्कतों को कैसे, उन दिक्कतों से कैसे आप आगे निकले, इस पे जरा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं जो हूँ बलिया जिले का एक छोटे से गांव पड़ता है परिखरा, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और मेरे प्राइमरी एजुकेशन जो है क्लास 1 से 5 तक, वो जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राथमिक पाठशाला जो होते हैं क्लास 1 से 5 तक होते हैं, उसमें हुआ था। और मैं उस समय जो है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय हम लोग टाट बिछा के पढ़ाई करते थे। तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी वो नहीं होती थी। और कुछ वैसा चीज नहीं था कि आदमी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचे। लेकिन एक जज्बा था। टीचर भी स्कूल के खासतौर पे एक चौबे साहब थे, उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया हमको, जो है मैथ में बहुत उन्होंने जो है हम मुझको जो है एक उसमें कुशल बनाया। उसके आगे मैं बलिया जिले में जो है एक टाउन इंटर कॉलेज है, क्लास 6 से क्लास 12 तक मैं वहीं से जो है पास आउट हूँ। जब मैं क्लास प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो मुझे वहाँ पे ये होता था कि कुछ अपने हिंदू भाई रहते थे, कुछ मुस्लिम रहते थे, जो कि वो सब जो भी मुस्लिम थे पसमानदा थे। और ये कभी भेदभाव नहीं लगा अशराफ और पसमानदा का। लेकिन जब जो है वहाँ पे मैं क्लास 6 से 12 में गया, तो वहाँ पे अशराफ तबका भी पढ़ता था। वहाँ पे मुझे लगा डिस्क्रिमिनेशन। मुझे लगा कि पहली बार कि मुस्लिमों में भी जो है कुछ अलग अलग जो है वो चीज है। अब समानताएं नहीं है, उसमें मसवात नहीं है, उसमें जो है सोशली तौर पे जो है इस चीज को जो है उसको एक इक्वलिटी नहीं दिया गया है। जी। तो बहुत से ऐसे कमेंट्स, एडवर्स कमेंट भी आए जो सुनने में बहुत खराब लगता था, भले मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। तो मुझे लगा कि क्या ये लोग जो है
सही से क्या इस्लाम इनकी मालूमात नहीं है। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने देखा कि जो बुजुर्ग लोग थे अशराफ के, उन लोगों की भी मानसिकता यही थी। तो जब उनकी मानसिकता ऐसी थी डिस्क्रिमिनेशन की, तो अब जो है बच्चों का क्यों नहीं होगा, क्योंकि घर में जिस तरह की बात जैसा माहौल रहता है वैसे ही बच्चे होते हैं। उसके बाद मैंने अपना जो है इंजीनियरिंग लाइन में जो भी मैंने अपना पढ़ाई किया, तो मेरे एक मन में ये आया कि मुझे कुछ बनना है। मुझे कुछ जो है पहले मेडिकल के बारे में मैंने सोचा, फिर मेडिकल के जो है उसको मैं, चूंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में, बायोलॉजी में, तो मैंने जो है इंजीनियरिंग का फील्ड उसको सिलेक्ट किया। और अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि जिस फील्ड में चाहा मैंने उसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। और इस दौरान हमारे जो है कई बातें जो है पढ़ाई के दरमियान और नौकरी करने के दरमियान बहुत से ऐसे जगहों पे ये दिक्कतें आई कि जो है हमें तो हिंदू भाइयों से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, इतना जो है अशराफ तबके के जो जातिवादी सोच है, और जो उनकी जो है एक जो है सुपरियरिटी कम्प्लेक्स की वो जो चीज है, उस चीज को वो जो है अपने आप को हावी करना चाहते थे। भले ही वो नंबर में अच्छा आए या ना आए, भले मेरिट में अच्छा आए या ना आए, नहीं आता है तो आदमी फिर यही कहता है हम तो अशराफ हैं, आप खिलाफ हैं। तो ये हमारा एक जो है वो रहा, जी। मेरा जो है सफर सफर रहा इस तरह। जी। जी हाँ। आपने बहुत कहा कि बहुत ही पिछड़े और गरीब पृष्ठभूमि से आपने बताया कि चाट पर बैठ के, वो टाट होती थी, टाट पर बैठ के बिल्कुल आपने बिल्कुल। पढ़ाई पढ़ाई शुरू किया। और आज जी एक उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है आप। अभियंता हैं आप, जी और बहुत ही कामयाब जी। अभियंता हैं, जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं। तो हम्म, मैं दर्शकों को एक बात शुक्रिया। यहाँ बताता चलूं कि ये साक्षात्कार में हम आपके प्रश्न भी लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि साक्षात्कार 30 से 40 मिनट के अंदर पूरा हो जाए, और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, इंजीनियर साहब हम लोग के साथ जुड़े जुड़े हुए हैं, वो आपका सहर्ष जवाब देने को तत्पर हैं। आप अपने सवालों के साथ हमें सुनिए। सर, मैं अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आपने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू से आपने देखा, और लोग इस तरह के टांट करते थे, इस तरह की मुहावरे और इस तरह के बातों से। और आपने एक बात बहुत साफ कही, आपने अपने टीचर चौबे जी का उनको याद जी किया। मैं समझता हूँ कि जो है एक जी स्टूडेंट के लिए, एक शिक्षक के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे जाए। और मेरे जी पिताजी खुद शिक्षक थे, वो कहते थे कि हम जब अपने स्टूडेंट्स को ऊंची कुर्सी पे देखते हैं तो सर उठा के देखते हैं, और हमें इस बात का जो है बहुत फक्र होता है। तो अगर चौबे जी सर कहीं सुन रहे होंगे तो उनको भी इस बात का बहुत गर्व होगा कि उनका स्टूडेंट आज एक बड़े स्थान पे अपनी जगह बनाए हुए है। मैं मैं दर्शकों आपकी से फिर बात कहूंगा वो अपने काट करके जी एक बात कहना चाहूंगा। बहुत ही जो जी है जी ये मेरे जिंदगी में एक ऐसा मर्तबा आया कि मैं टेम्पो पकड़ने वाला था। मेरे जो है शिवजनम चौबे साहब जो है, जो टीचर थे हमारे, वो इस समय भी हयात में है, जिंदगी में है। और बहुत वो अच्छी बात है। एक टेम्पो में हम बैठ रहे थे, मेरी वाइफ भी बैठी हुई थी। हम लोग को रेलवे स्टेशन जाना था। तो हमारे मास्टर साहब आ गए। खैर वो पहचान नहीं पाए। मैं उतरा, मैंने कहा मास्टर साहब आप बैठिए। तो उन्होंने हमको ऊपर नीचे देखा, मैंने कहा मैं आपका शिष्य रह चुका हूँ और आप बैठिए, क्योंकि जी वहां पे जो है दो आदमी बैठ सकता था। तो दो लोग हम बैठते और वो बैठते, तो तीन आदमी तो बैठ ही नहीं सकते थे। तो मैंने उनको बैठाया, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जो एक गुरु दक्षिणा होता है, मैं गुरु जी दक्षिणा के रूप में उनको तो कुछ नहीं दे पाया। एक ये चीज है कि मैंने उनको एक जो इज्जत अपनी तरफ से दे सकता था, एक मौका दिया ऊपर वाले ने, हमने वो किया जी उस जी चीज को, और उन्होंने फिर जी भी जी हमको आशीर्वाद दिया उस चीज के लिए। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है, वो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। हम आगे चलते हैं। सर, मैं हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पसमानदा आंदोलन की जहाँ तक बात है, आपका एक अच्छा कैरियर था, आप मुख्य धारा में अपनी जगह बना लिया, अपनी मेहनत से, अपनी संघर्षशील व्यक्तित्व के कारण आपने मुख्य धारा में एक जगह बनी, एक सम्मानित जगह बना लिया। उसके बाद भी आपको वो क्या चीज है, किस चीज ने इतना उत्प्रेरित किया कि आप उन लोगों की बात करने लगे जिनकी बात आज देश के अंदर कोई करना नहीं पसंद करता है, जिनकी बात करना, जिनके साथ उठना बैठना लोग अपने को
जो है अपमानित समझते हैं, उस लोकेशन पे उस तरह के लोग जिसको हम पसमानदा कहते हैं, जो डाउन ट्रोडन और सबल्टन है, उनकी इस मूवमेंट में आपको क्या चीज ने उत्प्रेरित किया कि आप इस मूवमेंट में आ गए और बहुत सक्रिय हैं इस वक्त भारत में? चंद सक्रिय लोगों में आपका एक प्रमुख नाम है, आप शिक्षा जगत में बहुत काम कर रहे हैं पसमानदा के लिए। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या चीज थी वो कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया कि आप खुद को पसमानदा आंदोलन में ले आए। जी। देखिए, ये जो पसमानदा आंदोलन में आने का जो मेन वजह था, पहले से ही जब मैं पसमानदा शब्द नहीं सुना था तो भी मेरे दिमाग में ये होता था कि हर इंसान बराबर होना चाहिए। और जब कोई भी आदमी जो है, अगर मान लीजिए मेरे घर वाले भी किसी दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे तो मुझे खराब लगता था। जब मेरे रिश्तेदार किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करे, अमीरी गरीबी के आधार पे, जात पात के आधार पे, तो वो ये सब चीजों पर करते थे तो हमको थोड़ा सा वो लगता था, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हर आदमी इक्वल है। तो जिंदगी के मैं बताऊं आपको कि अ, हर मोड़ पे मैं जब भी गया तो हमने ये देखा अपने भारतीय समुदाय में, ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है अपने देश के विकास में। एक बहुत ही बड़ा बाधक है डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि हमने देखा है कि आदमी जो है यहाँ पे, भारत को जो है हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग को जब पढ़ाया गया है कि आप लोग एक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम लोग अब नए बच्चों को सिखाते हैं कि आप फ्यूचर हैं, आप इस देश का फ्यूचर है। फ्यूचर का मतलब ये इस देश को उन्नति पे आगे ले जाएंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश देश में ये उन्नति में बाधक है सबसे बड़ा। ये जी। जो है मसवाद का न होना, एक राष्ट्र में होते हुए राष्ट्रीयता की भावना का न होना, ये सबसे बड़ा वजह था कि जो है ये जो है अशराफवाद और जो है जो भी ये सुपेरिटी कम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, ये हमारे राष्ट्र में रुकावट है सबसे बड़ा। और कोई भी राष्ट्र तब तक जो है उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इस चीज को खत्म न किया जाए। एज ए होल आदमी हमारी पहचान एक मुस्लिम के रूप में करता है, नाम जब आता है मजहर हुसैन अंसारी। तो जब वो करता है तो अब वो एज ए पूरा एक होल कम्युनिटी के रूप में देखता है। लेकिन जब इसके अंदर जाते हैं तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी है। सोशल स्ट्रिपिकेशन ये है उसमें कि जो अशराफ तबका पढ़ा लिखा होता है, जमींदार तबका होता है, शासक वर्ग होता है, और पसमंदा तबका जो है शासित होता है। पढ़ाई लिखाई में उसकी जो है बहुत ही पीछे है, आज भी है। और तो जब ये बात किया है तो एज ए होल में हम आ ही नहीं पाते हैं। पसमंदा लोग तो उसमें आ नहीं पाते हैं। जो भारतीय मूल के जो मुस्लिम हैं, जिसको मैं पसमानदा बोल रहा हूँ, और विदेशी मूल के जो अशराफ जी। है मुस्लिम, दोनों में जो है कभी कम्बिनेशन बैठता ही नहीं है। बस कम्बिनेशन बैठता है मस्जिद में नमाज पढ़ने तक। उसके बाद बाहर आने पे सारी सिस्टमें वो अलग हो जाती है, शादी ब्याह का मसला भी अलग हो जाता है। और जो है आदमी, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे, हाँ भाई जो है कोई आदमी नौकरी में आता है, उसका नाम लिखा हो फलाना अहमद या कुछ लिखा हो, वो आदमी पूछता है कि ठीक है, आप बहुत अच्छा लगा भाई, आप तो इतने अच्छे पद पे आए। अच्छा, आपकी शादी हुई है? नहीं, शादी तो नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, तो शादी नहीं हुई। अब उसको मालूम तो है नहीं कि भाई ये पसमानदा है, कसराफ है। और वो बड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है कि वो दूसरे तरीके से सोच, बात करते करते वो घुमाएगा, बात करते करते घुमाएगा कि आपकी रिश्तेदारी कहाँ पे है, किस गांव में है। यानी उस गांव में जो है आप वो बताएंगे तो मतलब वहां पे चारों तरफ से अस, घेर अस, के वो कास्ट घेर लोकेशन के जानने की कोशिश करता है। कास्ट जी। लोकेशन कोशिश करता है, या आपके अब्बा क्या जी। थे, है ना, इस तरह से करते हुए जी। आइडिया लेना चाहता है। बहरहाल वो सफल हो जाते हैं आइडिया लेने में। जब उनको मालूम चलता है कि भाई ये अशराफ नहीं है, तो वो शादी ब्याह की बात करना बंद कर देता है। तो ये जी। जिंदगी के हर मोड़ पे ये चीज है। जी। मैंने आने का इसमें मकसद ये था कि जो चीज हम लोग स्ट्रगल किया, इस चीज में जो फीलिंग आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये एक राष्ट्र के उन्नति में बाधक इसलिए बता रहा हूं कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है,
जब उनके साथ जो है अपमानजनक सुलूक किया जाता है मुस्लिम समुदाय में, उसमें मोहल्लों वल्लों में, तो वहां पे जो है ना उनका जो है बौद्धिक स्तर कम होने लगता है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स उनके अंदर, बच्चों के अंदर छोटे पर ही वो डेवलप होने लगता है। और जी वो उसके बुद्धि के विकास में बौद्धिक क्षमता को कम करने लगता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो है ये पसमानदा आंदोलन बहुत जरूरी है, ताकि ये जो है ये बराबरी के उस चीज पे जी आए। पसमानदा समाज जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है ही है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो मैंने जी शिक्षा के जगत में मैंने इसलिए कदम रखा जी कि मुझे हाँ, लगा मैं आपसे सबसे यही, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। ये हमारा अगला प्रश्न है, जी इसका आपको जवाब देना चाहते हैं। जी आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो उत्थान की बात हम करते हैं, उसमें आपने जी शिक्षा पे काम करना आपने महत्वपूर्ण समझा। हम इसका सवाल लेंगे, लेकिन मैं दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात इस इंटरव्यू के इस मोड़ पे बताना चाह रहा हूं कि अंसारी साहब का एक ट्वीट बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है ट्विटर पे। उसको बहुत से लोगों ने उसको लाइक किया है, उस पर कमेंट किया है, उसको रिट्वीट किया है, कोट के साथ रिट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि जो पसमानदा अशराफ की आप बात कर रहे थे, कि इस देश का जो देशज पसमानदा है, जो इस मिट्टी का बना है, यहाँ की मिट्टी का बना है, वो जो है बाबा कबीर, आसिम बिहारी, बीर अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करता है, और अशराफ व सर सैयद अल्लामा इकबाल पैदा करते हैं। ये आपका ट्वीट बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, ट्विटर पे आप जाके देख सकते हैं। सर हम सर इंटरव्यू के, जी सर सैयद जिन्ना, आगा हाँ, खान जिन्ना जी, वगैरह ऐसे जी लोगों जी को पैदा करता है जो सांप्रदायिकता फैला करके और जो है देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जी हाँ, मेरा जी बिल्कुल, कहने का तात्पर्य था जी। जी हाँ। अब हम बात करते हैं कि जो चार बड़े जो शीर्षक हैं जिसके अंतर्गत पसमानदा आंदोलन, पसमानदा के उत्थान का काम करता है, उसमें आपने शिक्षा पे काम किया, और शिक्षा के लिए एक बिल्कुल अनोखा प्रयोग आपने कोचिंग का किया है। पसमानदा स्टूडेंट को आप वन डे एग्जामिनेशन की कोचिंग के लिए कराते हैं। मैं समझता हूँ कि वो उस पूरे कोचिंग का खर्च जो है, और उसके स्टाफ, और ये एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सी सामर्थ्य के साथ साथ संसाधन, मानव संसाधन के साथ साथ आर्थिक संसाधन की भी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ कि कोचिंग की परिकल्पना या कोचिंग का जो है, ये आपके ध्यान में, आपके आपके मन मस्तिष्क में ये बात क्यों आई? स्कूल क्यों नहीं? आपने स्कूल कॉलेज खोलने के बजाय कोचिंग की तरफ क्यों सोचा? इस पे पहले आप प्रकाश डालिए, फिर बात हम आगे करें। जी सर। देखिए, पसमानदा के यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्कूल तो बहुत सारी है। स्कूल में वो उसको क्लास 6 में एडमिशन लेना है, क्लास 10 में लेना है, क्लास 12 में लेना है, या ग्रेजुएशन में लेना है। तो ये जो है अपने देश के संविधान की महानता है, जिसने जो है सबको जो है स्कूल में प्रवेश करने के लिए इजाजत दी है। तो उनको स्कूल में जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होता है। पसमानदा को कोचिंग का रास्ता अपनाने का ये था कि आज के जमाने में जो कंपटीशन का एक जमाना है, और इस कंपटीशन के जमाने में बहुत ज्यादा जो है इस समय मेरिट भी बहुत हाई जा रहे हैं। तो पसमानदा समाज के बच्चों को प्रॉपर कोचिंग न मिलने की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब में और जो है दूसरे जो है इंट्रेंस एग्जाम निकालने में उनको दिक्कत होती है। तो और घर के लोग भी, माली हालात इतनी अच्छी नहीं होती है कि उनको जो है वो इलाहाबाद भेज दे, किसी को दूसरे जगह भेज दे, उनको कोचिंग करा दे। तो उस तरह की व्यवस्था उनके पास नहीं है। जबकि दूसरे लोग के पास, जो संपन्न लोग हैं, वो अपने बच्चों को जो है शुरू से ही कोचिंग वोचिंग कराते हैं। तो कोचिंग का परिकल्पना यही आई हमारी कि हम एक ऐसा माहौल दे बच्चों को, और जहाँ पे केवल एजुकेशन की बात हो, जहाँ केवल शिक्षा की बात हो, और वो वहाँ पे जो है उस उसमें गाइड किया जाए कि आपको जो है एकेडमिक जो पढ़ाई पढ़े हैं वो अलग चीज है, कंपटीशन के एग्जाम निकालना अलग चीज है। एकेडमिक में जो एक अब क्राइटेरिया होता है, कितना परसेंट ले आएंगे आप पास हो गए, लेकिन इसमें नहीं है।
कंपटीशन में ये नहीं है कि आप 60% ले आए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन होना यहाँ पे, ये सब मेरिट पे। और इस चीज को जो है आप जो है, जो ट्रेंड है इस समय की जो है, अब आपने देखा नीट में इस समय एक दो बच्चों, एक लड़के एक लड़की ने 720 में 720 नंबर ले आए। तो कंपटीशन का जमाना बढ़ता जा रहा है, और वो लोग भी कोचिंग करके ही आए हैं। तो जब पसमानदा के लिए एक अच्छा माहौल देना, एजुकेशनल इन्वायरमेंट देना, और उनको मोटिवेट भी करना साथ साथ, कि तुम आपको जो है पढ़ना क्यों है, आप वो जो है आप कैसे पढ़ेंगे तो आपको नौकरी लगेगी, आपकी जॉब लगेगी। आप किस तरह से जो वो करेंगे कि आपके घर के लोगों का जो है सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा। जब इनके दिमाग में जज्बा डाला जाएगा तो वो उस जज्बे से वो पढ़ाई करते हैं। और मैं बताऊं आपको, बहुत आश्चर्य होगा कि मेरे कोचिंग का एक लड़का है, 2 बार जो है यूपी पुलिस का रिटन एग्जाम निकल चुका है। कुछ हाइट वेट में कुछ वो वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो ये कहता जी, है लड़का जब, कि मैं घर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं सिलेक्शन ना पा जाऊं। तो ये जज्बा क्या जो बात है। पैदा हुआ तो एक जी जी, बहुत खुशी है जो आप चाहते थे, मुझे। जो जज्बा पैदा हो लोगों के अंदर, एक जो संघर्ष का जज्बा हो, वो आपने कर दिखाया है। बहुत जी जी, अच्छी बात है। जो जज्बा जी, हमारे अंदर था, वो तो जज्बा धीरे बात धीरे ये एक स्टूडेंट के अंदर भी। जी हाँ, आप आपके बारे में भी है, चूंकि व्यक्तिगत बात, आप जो है आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन्स को, कई एक कंपटीशन को बीट किया है। आपने नौकरी में आने के बाद भी आपने एक बहुत एक कंपटीशन में टॉप की पोजीशन ले आए। और अभी भी आपको जो है आपका जो एक प्रोफाइल है जो आपका, उसमें भी आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते थे कि वो इंस्टिंक्ट बच्चों के अंदर भी आए, और उनके अंदर एक कंपटीशन, चूंकि समाज कंपटीशन का, कंपटीशन की भावना हो, इसलिए आपने स्कूल और कॉलेज के अपेक्षा आपने कोचिंग संस्थान खोलने की ठानी। और आप उस पर अच्छा कर रहे हैं। जी, पिछले मैं समझता हूँ 3 साल से तो तीन कोचिंग साल आपकी रन 3 कर साल रही है। 3 साल से जी कोचिंग जी रन कर रही है। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो है रेजिडेंशियल कोचिंग है, इसमें बच्चे रखे जाते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से, क्योंकि हमारा समाज कमजोर है और हम कमजोर हैं, इस वजह से कोचिंग भी हमारी कमजोर है। लेकिन हमारे इरादे हौसले बड़े हैं। छोटे कदम हैं, बड़े हैं इरादे। बुरी नजर से कहो कि हम नजर उतार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो मजहर साहब वाह, सबको बुला रहे हैं ताकि इस गुलशन का कारोबार चले। सर, जब हम लोगों ने पसमानदा आंदोलन ने सर सैयद पे एक जो है उस पे हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो जातिगत भेदभाव है, जो जी मुसलमानों जी के और सर सैयद के जो राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही और इस्लाम द्रोही विचारधारा पे जब हम लोगों ने काउंटर किया था पसमानदा आंदोलन ने, तो उसमें हमसे ये अक्सर ही कहा जाता था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना लेते हो, आप अपना संस्था क्यों नहीं खोल खोल लेते हो। तो मैं समझता हूँ कि एक कमजोर समाज की तरफ से एक बड़ा जवाब आपकी कोचिंग संस्था है, पसमानदा कोचिंग एजुकेशन आपका है, आपने किया। आप जो है धन्यवाद के भी पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं समाज से कि समाज के अंदर से बहुत से मजहर हुसैन अंसारी निकल के आएंगे। इंटरव्यू के इस मोड़ पे दर्शकों के भी बहुत सवाल आ रहे हैं। थोड़ा सा हम कोचिंग के स्ट्रक्चर के बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है, जी कि जो है किस तरह की फंडिंग आप करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और फिर मैं आपके नाम के साथ अंसारी जुड़ा हुआ है, इस वक्त अंसारी टाइटल काफी विवाद में है। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जिसके नाम में भी अंसारी, जिसकी वजह से विवाद हुआ, उन्होंने किताब भी लिखी, हम उस पर भी बात करेंगे। मुझे लगता है शायद, हाँ, मैं दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ शायद। लिंक वो हो गया हाँ था। हाँ जी हाँ, जी। कोई बात नहीं, मजहर साहब पुनः है। मैं हाँ ये जी कह रहा था कि आपके नाम के साथ अंसारी जुड़ा हुआ है, और इस टाइटल पे आजकल काफी जो है चर्चा हो रही है, बवाल हो रहा है। और इस टाइटल के एक वाहक, एक व्यक्ति विशेष हैं जो बहुत बड़ा हाँ पोर्टफोलियो भारत सरकार में उन्होंने पोर्टफोलियो को हाँ निभाया है। हम उस पर भी बात हाँ करेंगे, लेकिन पहले आप कोचिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे तमाम बहुत सवाल हुए, और कि आपके नाम के साथ अंसारी है तो ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है। लेकिन सबसे पहले आप जी। कोचिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। हमारे पास सवाल आ रहा है कि कोचिंग की देखिए, फंड कहाँ से आता है, कोई मदद करता है कोचिंग का क्या, और उसका स्ट्रक्चर क्या है। जी
जी कोचिंग मदर साहब आप का बोले। जो जो मैंने एक वो किया, तो मैंने अपने घर पे भी बात किया, मतलब अपनी मिसेज से, कि मुझे एक कोचिंग रन करना है, वो इस तरह की बात है, मुझे इसमें थोड़ा स्ट्रगल आएगा। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम साथ में हैं इस चीज में। और उस चीज को लेकर के हम लोगों ने जो है एक जो है करीब 6 बच्चों का लेकर बलिया से जो बच्चे पढ़ाई के लिए अपने कंपटीशन के लिए जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो लोग 6 बच्चे आए। सर्दी का ही मौसम था। और फिर हमने जो है एक यही कानपुर में ही एक 2 कमरों का एक जो है किराए पे लिया, और उनको खुद ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास कि आ, कि मैं बहुत से टीचर को अफोर्ड कर सकूं। तो उस समय मैंने शुरू में मैंने मैथ वगैरह जो है, क्योंकि मैथ मेरा अच्छा रहा है, तो मैथ और रीजनिंग ये सब सारे सब्जेक्ट मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। और जब पढ़ाना मैंने शुरू किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है पसमानदा आंदोलन से जो संबंधित लोग थे, उन लोगों का ध्यान भी गया, तो उन लोगों ने भी जब मदद करना शुरू कर दिया, तो हमने टीचर भी रखे उसमें। फिर हमारी जो है थोड़ा व्यस्तता उसमें कम होने लगी, कर्टेल होने लगा। और टीचर उनको अच्छे से पढ़ाए। उसके बाद जो है हमारे जो है कुछ दोस्त यारी हैं, उनको जब मालूम चला कि इस तरह का एक कोचिंग चलता है, तो कोई जरूरी नहीं हर आदमी पैसा ही से ही मदद करे। लेकिन जो है उसमें किसी ने जो है किसी के खेत में मान लीजिए गेहूं चावल उग रहा है, तो वो लोग गेहूं चावल भी दे देते थे। हमारे हिंदू भाई भी थे, वो लोग भी, उनका भी योगदान इसमें बहुत है। जो अ, उनके पास जो खेतों में जो अनाज उगते थे, वो जी हमारे बच्चों के खाने पीने के लिए, जब वो सुनते थे कि जो है अंसारी जी जो है इस तरह का चीज कर रहे हैं, तो वो लोग केवल कहने से ही, और कभी मांगा भी नहीं हमने, वो अपने आप ही, इनकी दयालुता था कि वो कोचिंग तक पहुंचा जाते थे। और रही बात है बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हिंदू समाज का भी लगातार आपको सपोर्ट मिल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अ, भारत में अगर जो है कोई आदमी जो है पसमानदा समाज, खास तौर से मैं मुस्लिम शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, पसमानदा समाज अगर आज की डेट में कहीं किसी स्टैंड कर रहा है, तो वो अपने हिंदू समाज के दम पे ही कर रहा है। और अगर आगे जी भी पसमानदा समाज तरक्की करेगा, तो इन्हीं के बल पे ही कर पाएगा। जो मेरा अपना व्यक्तिगत जो है अनुभव रहा है, मैं उसके आधार आपका पर कह अनुभव रहा है सकता हूँ। कोचिंग चलाने का, सामाजिक आंदोलन का भी हाँ आपका अनुभव है, इस अनुभव के हाँ, निचोड़ पे आप ये बिल्कुल। बात कह रहे हैं क्योंकि कि अ, एक मैंने मैं आपको बताऊं एक चीज जो है, जी जब मैं हमने जो है किराए पे मकान लिया था, तो एक अशराफ का ही मकान था जब मैंने लिया जी था बच्चों को जी पढ़ाने के लिए। एक जी महीना जब वो देर होने लगा किराए में, तो उन्होंने जो है ये कह डाला कि जो है भाई हमें इससे मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या बच्चों का पढ़ा रहे हैं। हमारा तो किराया बनता है, हमारा किराया जो है वो होना चाहिए। लेकिन हमने जो है तो हमको लगा कि देखिए इन्होंने अशराफवाद अपना दिखा दिया है, कोई बात नहीं। तो वो इस चीज से, चूंकि चूंकि मैं वाकिफ था, तो हमने उनका तुरंत हमने पैसा वापस दिया। और लेकिन हिंदू समाज जो भी अपना जो है हमारे भाई हैं यहाँ पे, जिन्होंने जो है कभी अपने जो है अधिकतर जो है वो मॉनेटरी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो खाने पीने का चीजें का जो है किचन के सारे चीजों को वो खुद ही संभाल लेते हैं, और उनसे कहना भी नहीं ये भी पड़ा, अपने आप ये भी लेके आते बहुत हैं। तो मैं बहुत इसलिए बड़ा बहुत बहुत बड़ी मदद है। और सामर्थ्य, जी, जो उनका सामर्थ्य उस हिसाब से कहते हैं, लेकिन इसके पीछे सामर्थ्य के उनकी हिसाब नियत से साफ दिखती है कि वो चाहते हैं कि नियत ये साफ जो दबा देखिए। कुचा तबका है, बिल्कुल। ये भी समाज की मुख्य धारा में आए, इस समाज के भी बच्चे नहीं पढ़ नहीं, लिख के अच्छी जगह मैंने नौकरी करें। मैंने जी मैंने ये देखा कि अब हिंदू मैं समाज जी के अंदर ये जी होता है कि वो ये सोचते हैं कि अगर कोई लड़का आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ाए, वो नहीं देखते हैं कि किसी का जात धर्म ये सब नहीं देख कर।
जी। मैंने ये। हम जी। आपसे ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चे कैसे आपकी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं सर? क्या प्रोसीजर है आपके कोचिंग में एडमिशन लेने का? शुरू में तो कोई कोई वो नहीं था। बस ये था कि जो है जी जो जिनके घर के लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, और जो जिसको जी गांव में जो है माहौल नहीं मिल पाता है। मेन दिक्कत ये है कि जी गांव में जैसे लड़के जो है उठना बैठना, अब गली मोहल्ले में इधर उधर घूमते हैं, तो उससे उनको माहौल नहीं मिल पाता, और गार्जियन भी उनको जो है उस तरह से समझा नहीं पाते हैं कि भाई बेटा तुमको पढ़ना है। अच्छा, वो गार्जियन भी कहते भी हैं, तो बोल के निकले तो वो बच्चा जो है तुरंत चला कि भाई चलो उधर कैरम खेले, तो उधर हम हमारे दोस्त इधर कुछ कर जी। रहे हैं तो हम उधर चले। लेकिन यहाँ चूंकि एक हम्म। इन्वायरमेंट देना था पढ़ाई का, जिसमें उनके हर जी घंटे का मॉनिटरिंग है कि आप इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करेंगे, इतने से इतने बजे तक खाना बनाएंगे अपना, इतने से इतने बजे तक आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इतने से इतने बजे तक आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो क्योंकि एक शेड्यूल है उस चीज का, और उसमें जब बच्चे आपस में जब पढ़ते हैं उसमें, तो जी उनको जो है किसी एक बच्चे को नहीं आता है तो कोई जरूरी नहीं उसको टीचर की, दूसरा बच्चा बता देता है वो कुछ सब। तो आपस में जी अंडरस्टैंडिंग करके वो एक जो है एक जैसे आप मैं जहाँ तक जानता हूँ, आपने इलाहाबाद में बहुत कोचिंग वोचिंग वहाँ पे किया, और इलाहाबाद का जो का इन्वायरमेंट जो था मशहूर है जी जी भारत में। तो वो हम जी मेन चीज है कि जो इन्वायरमेंट अगर इलाहाबाद में जो था, अगर आदमी उस इन्वायरमेंट में एक रहकर पढ़ता है और एक उस इन्वायरमेंट पर रहकर पढ़ता है जो गांव में जहाँ पे पढ़ाई। जी। मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही थी। जैसे मजहर साहब जुड़ेंगे हम उनके उनसे फिर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि दर्शक बड़ी देर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और अच्छी संख्या है दर्शकों की इस वक्त। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि वो अपने सवाल भी करें, जो भी उनके मन मस्तिष्क में सवाल आ रहा है वो अपने सवाल तैयार रखें। कुछ सवाल हमारे सामने दिख भी रहे हैं। मैं बताता चलूं कि मजहर हुसैन अंसारी साहब खुद उस कोचिंग के अंदर खुद पढ़ाते हैं। आप अभियंता हैं उत्तर प्रदेश में, और आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और इस पद पे जो है बहुत से काम होते हैं, और शाम को घर लौटने में भी बहुत देरी हो जाती है, 6-7 बज जाते हैं। सरकारी काम है, डिपार्टमेंट का काम बहुत रहता है। उस हिसाब से भी आप संडे को, सैटरडे को, जब भी आपको मौका मिलता है, पूरे सामर्थ्य के साथ आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व भी होते हैं। बच्चों को वो सब्जेक्ट, बच्चों को जो भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपने बताया या और भी जो सब्जेक्ट है, उसमें आप बढ़ चढ़ के बच्चों को देते हैं काफी समर्पण भाव से। और इस बात को जो है, अभी एक कमेंट आया था इसमें कि पर्दे के पीछे रह के वो काम करते हैं, तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि पसमानदा समाज में इस तरह के काम करने वाले लोग निकल के सामने आए। बात करने वाले लोग तो बहुत होते हैं, बात करना भी बहुत अच्छी बात होती है, बात से ही काम करने वाले पैदा होते हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे मजहर हुसैन अंसारी साहब का इंटरनेट से वो वापसी करते हैं, हम उनसे फिर सवाल, जब तक हम दर्शकों से फिर आग्रह करेंगे, अगर किसी के मन में कोई सवाल है पसमानदा आंदोलन से संबंधित, किसी भी तरह का आप सवाल पूछ सकते हैं। न सिर्फ कोचिंग से संबंधित, बल्कि पसमानदा आंदोलन से संबंधित जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें पूछी जाती, समझी जाती, यहाँ पे आज वो स्वयं उपस्थित हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो हम इंतजार में हैं, और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप बियर करें। हमारा नेटवर्क भी पसमानदा ही है, हम भी जैसे हम पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, दलित हैं, आदिवासी की तरह हमारा जो है, तो हमारा नेटवर्क भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप बियर करें, हम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने मंच की तरफ से। पसमानदा डेमोक्रेसी पे आप लाइव इस वक्त एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज सूत्रपात हुआ है, और वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम साक्षात्कार है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पसमानदा समाज में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया जाए, उनसे जानने समझने की एक कोशिश की जाए कि वो किस तरह से समाज के लिए काम कर रहे हैं, ताकि समाज में भी मजहर साहब आ चुके हैं। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हो गया था, जी नेटवर्क हाँ, नहीं आ रहा मैंने था आपकी हमारे यहाँ। तरफ से भी दर्शकों से जी। माफी मांग लिया है।
और नहीं नहीं, बहुत मैं लोग भी आपको माफी सलाम भेज मांगता रहे हूँ। हैं, बहुत लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सर शुक्रिया, मैं बहुत इस सबका। मोड़ पे, इस इंटरव्यू के इस मोड़ पे मैं जी। एक बात दर्शकों को बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मजहर साहब, मजहर जी भी उस बात को थोड़ा सा साफ करें। आपकी कोचिंग में सप्ताह में एक दिन पसमानदा जागरूकता संबंधित क्लास चलता है, और वो क्लास आप स्वयं लेते हैं। इस तरह की बात आपके दिमाग में कहाँ से आई कि ये होना चाहिए? जी। मदर साहब, जैसे मेरी आवाज आपने मिल रही कहा, है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। आपने जैसे कहा था कि चार स्तंभ है: शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो शैक्षणिक तो अपना ये लोग कर रहे हैं। मैं, एक चीज ये है कि जब तक आदमी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से चेतना उसके अंदर ना हो, तो मैं उसको शिक्षित नहीं मानता हूँ। जब तक वो जी अपने जो है देश की जो है सामाजिक संरचनाओं के बारे में ना जाने, और जब तक जो है वो जो है राजनीतिक, जो राजनीति से मतलब मेरा पॉलिटिकल ये वाले इस चीज से नहीं है। जो भी महापुरुष हुए हैं पहले, और जो ट्रेंड है एक जो है समाज में, जब कि आदमी जैसे ब्यूरोक्रेसी है, पसमानदा को हर चीज में आगे आना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, और जो है आपका जो है इकोनॉमिक्स में भी आगे आना चाहिए। तो ये सब चीजों में सब चेतना पैदा करने के लिए जो आवश्यक है कि उनके अंदर जो है एक राजनीतिक चेतना भी रहे, और एक जो है सामाजिक चेतना भी बनी रहे, कि हाँ जो है कि वो अपने सामाजिक चीजों को भी समझें, राजनीतिक हिस्सेदारी को भी समझें। उनको अंदर जो है एक वो आए कि जो है क्योंकि हम लोग राजनीतिक रूप से भी पीछे हैं, सामाजिक रूप से पीछे हैं। कुछ नहीं, ये राजनीतिक और रूप से सामाजिक रूप से समृद्ध हो या ना हो, लेकिन किसी के राजनीतिक जो है और सामाजिक जो है उनके गलत हथियारों का शिकार न बन जाएं ये लोग। इसलिए जरूरी है कि डिफेंस में कम से कम ये उस चीज से अवेयरनेस रहे। और हमें खुशी बात है इस बात का कि ये लोग जो है बच्चे जो है ये सोच समाज के हर मुद्दों को उठाते हैं, समाज के हर मुद्दों के बारे में सोचते हैं। और अब इनके जैसे गांव में भी कोई किसी की समस्या आती है, कि किसी के किसी तरह की समस्या अगर वो आता है, सरकारी उनको कोई किसी को मदद नहीं मिलता है, तो ये योजनाएं जानते हैं, तो ये ऑनलाइन खुद ही यहाँ से वो करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। और गांव के लोग जो है जी इनको जो है ये कहते हैं कि भाई इनसे खुद मशवरा लेते हैं इन मुद्दों जी पे, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे, कि भाई हमें क्या करना चाहिए इनसे। तो मुझे लगा कि जो है ये काम बहुत जरूरी है कि इनके जी अंदर जो है, हाँ, केवल अगर आदमी आज की डेट में ये हकीकत है कि कोई आदमी एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ जाए और कोई अच्छे पद पे भी चला जाए, लेकिन अगर उसके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, सामाजिक चेतना नहीं है, तो राजनीतिक रूप से शिकार हो जाएगा वो। सामाजिक जो है जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका शिकार हो जाएगा वो। तो वो कम से जी कम इस चीज के लिए तैयार रहे वो। जी जी। बहुत महत्वपूर्ण बात बताया आपने। न सिर्फ आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनको उनको कॉम्पिटिटिव उनका कॉम्पिटिटिव उनका माइंड सेटअप कर रहे हैं, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाने की भी एक परिकल्पना के तहत आप कार्य कर रहे हैं, ताकि वो देश को एक अच्छा नागरिक मिले, और वो जागरूक नागरिक मिले, अपने लोगों की मदद कर सके, जिसे आजकल पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सप्ताह में एक दिन आप उसका उसकी भी क्लास लेते हैं कि कैसे में वो, और इस वजह से आपके स्टूडेंट जो हैं, मैंने देखा है कि वो काफी सक्रिय हैं लोगों को मदद करने में, जैसा कि आपने कुछ उदाहरण भी दिया कि सरकार की जो जी योजनाएं परियोजनाएं उसका किस तरह से करते हैं। हमारे जी पास अभी दो सवाल रह गए हैं आपके इस जो हमने सवाल बनाए थे इस इंटरव्यू लेने में। बीच में कुछ सवाल भी हैं, और मैंने आपके अंसारी इस टाइटल पे भी बात करने को कहा था कि एक सवाल ये भी है। तौहीद आलम साहब हमसे पूछ रहे हैं कि सर, बहुत सारे लोगों को तो पसमानदा और अशराफ में डिफरेंस ही नहीं पता है, थोड़ी सी उस पर भी चर्चा की जाए। मैं चाहूंगा ये सवाल
और ये अंसारी टाइटिल, एक अंसारी साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या ये पसमानदा होते हैं, अशराफ होते हैं? ये दोनों सवाल मैं चाहता हूँ, इन दोनों सवालों को एक साथ आप जो है संक्षिप्त जवाब दें इसका। जी मजहर सर। देखिए, जो है जो अंसारी जो है, जो भी सरनेम है, जी ये इंडिया में एक पसमानदा में एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जिसको जब हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट मिलता हो तो उसमें लिखा हो तो मोमिन अंसार। जी सरकार इस चीज को मानती है, गजट में है, इंडिया गजट में है, यूपी गजट में भी है, कि जब हमारा जो है कास्ट लिखती है उसमें, जैसे किसी को भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो उस चीज में जो है वो लोग हमारे कम्युनिटी का नाम यही लिखा ही है, मोमिन अंसार। जी तो हम लोग जी अंसारी लिखते हैं इस चीज को। अब रही बात है, कुछ 99% लोग जो है जो अंसारी लिखते हैं वो पसमानदा ही होते हैं। अब 1% लोग जो है अंसारी इसलिए लिख देते हैं कि जो है चलिए भाई, इनके तादाद ज्यादा है, पॉलिटिकल फायदा ले लिया जाए इनका। आपने हाई प्रोफाइल एक नाम लिया, मुझ में समझ में मुझे आया आप क्या कहना चाहते हैं। जो भी सज्जन थे, जी हाँ, उन्होंने जो है उपराष्ट्रपति का पद भी धारण किया अशराफ होकर के, और जो है पसबंदा का जो है सरनेम लेकर के उन्होंने अच्छा वो किया। लेकिन उन्होंने अपना रंग लास्ट में छोड़ ही दिया, कि उन्होंने कहा कि जी 2 टर्म में वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, और बाद में वो कहने लगे कि मुस्लिम देश में असुरक्षित है। तो जी ऐसे 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 प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल आदमी जिसके पास संपन्नता है, ठीक है, एक जमींदार परिवार से आते हैं, एक वो मिल्की बिरादरी होती है जो बहुत संपन्न बिरादरी होती है, उस बिरादरी से आते हैं, और वो आईएफएस भी रहे, उसके बाद 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वो एमयू के जो है वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो ऐसे जी आदमी को क्यों डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे सब हिंदू ही हैं। मैं कानपुर में जिस जगह पे रहता हूँ, यहाँ जी मुस्लिम तो बहुत, आवास विकास कॉलोनी है यहाँ कल्याणपुर, तो जी यहाँ तो मुस्लिम तो बहुत ढूंढने पे मिलेंगे कहीं कहीं, है ना। तो हमको तो सुरक्षा की भावना ऐसी नहीं लगी, लेकिन उनको क्यों जी लगी? क्योंकि वो लोग अशराफ का एक ये होता है, एक मुद्दा कुछ छोड़ना, ताकि उनको कुछ जी नया पद मिले, कुछ नया वो चीज हो। तो दो जी तीन ऐसे लोग हैं, कुछ कुख्यात है, कुछ विख्यात है, जो अंसारी जी सरनेम जी। लगाते हैं, कुछ कुख्यात भी कुछ उस हैं। अब बहुत सही कहा, उसमें बाहुबल अंसारी सरनेम लगाने वाले में जो अपर लगाने क्लास है, से, अशराफ वर्ग से आने वाले, जी कुछ जी, कुख्यात है और कुछ विख्यात है। बहुत कुछ सही विख्यात शब्दावली है। आपने प्रयोग किया। तो जी वो जो लगाते हैं वो अशराफ तबके के हैं, लोग ये जान ले इस चीज को। और जी जो है वो लोग लगा करके इसका फायदा पसमंदा के ही लेते हैं। अब आप देख लीजिए कि जो है पूर्वांचल के एक जिला मऊ है, वहां से जो है अंसारी बहुल क्षेत्र माना जाता है, पंचसभा पसमंदा बहुल क्षेत्र। तो वहां पे लोग नाम बदल बदल के आते हैं, अंसारी लिख लिख के लेके आते हैं, विधायक बन जाते हैं। अब उनको तो आदमी सोचने नहीं लगेगा कि भाई ये भी पसमंदा है, भारतीय मूल के हैं। अब भारतीय मूल को तो है नहीं, वो तो भाई विदेशी मूल के हैं। उन्होंने नाम लिख लगा लिया, सरनेम लगा लिया अपना अंसारी। जी तो सर। जी हाँ, तो वो जो है उनके उनके कास्ट सर्टिफिकेट में मोमिन अंसार नहीं लिख के आएगा। अगर उनका कास्ट जी सर्टिफिकेट कहा जाएगा, आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए मोमिन अंसार आप हैं, तो वो नहीं ले आ पाएंगे। तो इसलिए जो है ये जो एक जो है इस इन जो ऐसे जो फर्जी जो है पसपंदा बनते हैं और सरनेम का दुरुपयोग करते हैं, वो लोग जो है हमारे पूरे बिरादरी और पसमंदा समाज को बदनाम कर रहे हैं एक तरह से। ये एक बड़ा जी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे किसी ने बताया कि कांग्रेस के कोई नेता थे, उन्होंने बताया कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो है वहां पे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसी पसमानदा के कोई ऐसा कोई लीडर को ढूंढा जा रहा था कि उसको कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाए, उसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाए आबादी के रूप में। जी लेकिन उसमें जो है ये जनाब जो है आ गए,
और सरनेम लगा हुआ था। जी पार्टी को भी, उन और जो लोग थे उनको भी लगा भाई सरनेम तो यही है। तो जी उन लोगों ने जो है उस चीज का जो है उसको कैच कर लिया उन्होंने। और जी हाँ, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन का बात है, तो हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए वो आ गए। पता चला जो है कि ये मालूम चला कि कबूतरों का रिप्रेजेंटेशन जो है करने कौआ आ गया उसमें। तो जी जी। बस मैं बस। समझता हूँ कि तौहीद आलम साहब आपके जवाब से संतुष्ट होंगे। हम दोबारा साक्षात्कार की तरफ चलते हैं, और साक्षात्कार में हमारे पास दो और भी महत्वपूर्ण सवाल रह गए हैं। एक जी सवाल ये है कि जो मौजूदा अभी जो वर्तमान में पसमानदा आंदोलन चल रहा है, इस पसमानदा आंदोलन को आप अपने दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण से इस पसमानदा आंदोलन में जो चल रहा है, उसमें और किस तरह से इसको हम और अच्छा कर सकते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ताकि ये जो दबे कुचले लोगों की लड़ाई है, ये एक ढंग से और प्रॉपर वे में और सही दिशा दशा इसकी सही हो जाए। इसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, आप अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से बताएं कि क्या इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। जी देखिए, मजहर साहब। सबसे पहले तो जो है फैजी साहब जो है इसमें ये जागरूकता लाने की जरूरत है। देखिए, इस देश में जो है बहुसंख्यक समाज हमारे हिंदू भाई हैं। वो खुद नहीं जानते कि पसमानदा क्या होता है, असराफ क्या होता है। तो जब बहुसंख्यक समाज को मालूम ही नहीं रहेगा, तो हम जो है इस चीज को कैसे हम राष्ट्रीय पटल पे एक मुद्दा बना सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पसमानदा और अशराफ का जो कंसेप्ट है वो अपने जो है नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए, लोगों को आम जनमानस तक ले जाने के लिए, जैसे गरीबी अमीरी का मुद्दा है, आदमी समझ जाता है, गरीबी अमीरी का बात सुनते ही समझ जाता है। तो लेकिन आप जो है पसमानदा अशराफ आदमी कहेगा तो ये कहेगा ये क्या चीज है। आप भाई, आप मैं तो यही जानता हूँ कि ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो भी जो है नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं, साथ साथ जाते हैं नमाज पढ़ने, साथ साथ आते हैं नमाज पढ़ करके, है ना। और जो है ये भी जो है वही संस्कार करते हैं, वो भी संस्कार, लेकिन वो तो अंदर के आपके उस चीज को नहीं जानते हैं ना, कि जो है बस जो है वहां पे हम लोग एकता जो है बस मस्जिद तक ही रहता, अंदर तक। अंदर का बाहर, कहीं 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 मस्जिद भी अलग अलग बिरादरियों का अलग अलग है, अशराफ की मस्जिद अलग है, जी पसमानदा की मैं मस्जिद है। आपको टोकूंगा यहाँ पे। कब? मुझे एक बात याद आ रही है। एक जी। सलमानी जो नाउ बिरादरी के लोग होते हैं, अपने नाम के आगे सलमानी लिखते हैं। वो उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, लिखा भी था कि मस्जिद के अंदर हम भाई भाई हैं, बाहर बाहर हम नाई हैं। तो इस तरह की बात है जो आप बात कह रहे थे कि मस्जिद में हम भाई हैं, बाहर हम नाई हैं। जी हाँ, आप बोलें, नहीं आप क्या कह नहीं रहे थे। नहीं नहीं, वो सही बोले हैं, क्योंकि वो बाहर आने के बाद यही बोलते हैं, जाति सूचक शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद के अंदर जी थोड़ा एहतराम उनको ये रहता है कि ये खुदा का घर है। तो थोड़ा सा वो पता नहीं क्यों डर जाते हैं, हालांकि वो तो डरते किसी से भी नहीं है। वो ना भारतीय संविधान से डरते हैं, ना भारतीय सिस्टम से डरते हैं। यहाँ तक कि जो है आपको जो है नाम मुस्लिम कराएगा, एथियस्ट भी हो जाते हैं वो। तो वो तो किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन एक एक जो है एक वो बना के रखते हैं मस्जिद के अंदर, शराफत की भावना बना के रखते हैं कि देखिए हम लोग शरीफ आदमी हैं, हम लोग जो है मस्जिद के अंदर जो है कितना जो है हम अदब लेकिन एहतराम हमने खाते रहते हैं। मस्जिदों में भी आमतौर से भेदभाव देखा है। जो अशराफ है वो आगे की सफ में होते हैं। जो पुरानी मस्जिदें हैं जहाँ इनकी जमींदारी रही है, या जहाँ आज भी असर रसूख है, शहरों में, चूंकि आप कानपुर ऐसे बड़े शहर में रहते हैं तो आपका उतना हो, लेकिन इस तरह से आमतौर से ईद का नमाज पढ़ाने के लिए अशराफ ही होता है, जुमे का नमाज पढ़ाने के लिए अशराफ होता है, बाकी के 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए पसमानदा होता है। नूरुल्लाह जया मोमिन साहब जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के पसमानदा आंदोलन के, वो कहा करते हैं कि आप हमें कोई ऐसी मस्जिद दिखा दीजिए जहाँ पूरे साल हाँ, एक अशराफ आलिम नमाज पढ़ाता हो, और जुमा और ईद जो है कोई पसमानदा आलिम आके पढ़ाता हो। लेकिन मैं आपको ऐसे सैकड़ों हाँ, मस्जिदें दिखा दूंगा जहाँ पूरे साल पसमानदा आलिम नमाज पढ़ाता है, और जुमा पढ़ाने के लिए और ईद पढ़ाने के लिए अशराफ आदमी, अशराफ उलमा और मौलवी आके पढ़ाने लगता है। तो ये तो है मस्जिदों में भी।
जी मदर साहब, बिल्कुल सही। मैं दर्शकों का आभार व्यक्त करूंगा। दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको सुनने के लिए लोग जहां जहां से खबर मिल रही है, मुझे लग रहा है आ रहे हैं। और इस वक्त हमें शुरू जब हमने किया था और धीरे धीरे लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है, हम दर्शकों से चाहेंगे कि वो अपने सवाल जरूर करें। बहुत अच्छा मौका है। मजहर हुसैन अंसारी जी बहुत बिजी, बहुत व्यस्त रहते हैं। ऐसे इतना भी अभियंता का व्यस्त इनका नहीं है। काम है। जी, उनसे बहुत हमने वो करके आरजू मिन्नत करके समय लिया है, तो आज वो समय से हैं। आप उनसे अपने सवाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास प्रशंसा के इसमें वो आ रहे हैं। मैं आप जी। तक पहुंचाना चाहूंगा। आप जिन्होंने तौहीद जी ने सवाल पूछा था, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं। हम सबसे शुक्रिया। इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले काफी समय हो गया है, और आप जी जी। कहीं गए थे, बिजी थे, आप बहुत जल्दी से किसी तरह से आप आए हैं समय, इसी वजह से थोड़ा जी सा जी। हमें टेक्निकल वजह से भी विलम्ब हुआ। हाँ, सबसे टेक्निकल वजह से। मैं ये आखिरी सवाल आपसे करता हूं, अगर दर्शकों को कोई सवाल है तो अपना सवाल रखें, कि आप पसमानदा और पसमानदा आंदोलन का भविष्य कैसा देखते हैं। एक कमेंट आया है इसहाक साहब की तरफ से कि पसमानदा तहरीक हिंदुस्तान में एक बड़े इनकलाब की आहट है। तो उसी से जोड़ते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि आप पसमानदा पूरे समाज का भविष्य कैसे देखते हैं इस देश के अंदर, और पसमानदा आंदोलन का भविष्य आप कैसा देखते हैं, मजहर जी। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक दो साल के अंदर जो है पसमानदा आंदोलन क्या करेगा। लेकिन मैं अगर दूरदर्शिता से देखा जाए तो पसमानदा आंदोलन इस देश की, अगर उन्होंने सही रास्ते, पसमानदा जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जो है जिस तरह से 1947 में अशराफों ने देश का जो है विभाजन करवाया, और पसमानदा समाज यहाँ जुट करके धरना प्रदर्शन दे करके उन्होंने उस राष्ट्र के विभाजन में जो है उसके खिलाफ जाकर के जो कई दिनों तक जुलूस निकाला, धरना प्रदर्शन दिया, विधानसभा को घेरा। और जो अशराफ का जो उस समय मौजूदा जो उनके दिमाग में ये था कि पाकिस्तान जैसे बना तो उसमें कश्मीर और उत्तर प्रदेश बिहार लेते हुए बांग्लादेश तक जोड़ के एक पट्टी जैसा ऐसा बना दे। लेकिन यूपी में, बिहार में पसमानदा बहुल होने की वजह से पसमानदा लोगों ने एक नए देश के बनने से, वो भी धार्मिक आधार पर बनने से, उसके बिल्कुल खिलाफत किया। इसी खिलाफत की वजह से पाकिस्तान के दो जगह हुए, एक बांग्लादेश और एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और बाद में वो दोनों फिर वो भी अलग हो गए। अगर वो पश्चिमा समाज के लोग, हमारे जो पूर्वज है, उन लोगों ने विरोध नहीं किया होता तो अशराफ जो है अंग्रेजों से बिल्कुल मिले हुए थे उस समय। और वो लोग जो है इस चीज में कामयाब हो जाते हैं, ये पट्टी मिला करके पूरा ये जमीन पे उनका जो है अधिकार होने का उचित होता है। जी, मैं बहुत ही वही कह रहा महत्वपूर्ण चाहता बात हूँ। बताया आपने जी। जी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो है, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, भले ही हम लोग जो है उतने उनके जैसा संपन्न नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ लड़े और अपने जो मिट्टी के साथ वफादारी करते हुए, और उनके जो है उन्होंने जो हम लोग को बता रहे थे कि धर्म का मामला है, आ जाओ, नहीं गए हम लोग, उनके खिलाफ गए। तो इसी तरह से जी इस देश के मिट्टी के साथ रहते हुए, अपनी राष्ट्रीयता की भावना को मनाते हुए, और देश के जो है हम लोग को ये चीज नहीं देखना चाहिए कि हम लोग जो है ये जो कम्युनलिज्म फैलाते हैं अशराफ तबका, उनके इस जाल में न फंस करके हमें जो है हिंदू भाइयों के साथ मिल करके राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना है। और राष्ट्रीयता की भावना तभी पैदा हो पाएगी जब हमारा हिंदू भाई लोग पसमंदा की भावना को समझेंगे, और हम अपनी बातों जी को उन तक ले जाएंगे। अपनी जी बातें हम उनसे वो डिस्कस करें, हम उनसे वो करें, सरकार से करें बातें, और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। आप एक छोटा सा जी एग्जाम्पल देखिए जो है, उसमें एक सच्चर कमेटी की जो है रिपोर्ट आई थी। उसमें बहुत उन लोगों ने, जो अशराफ तबके ने कहा कि भाई ऐसा है कि सच्चर कमेटी में ये लिखा है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। जबकि सच्चाई ये था कि उसमें ये लिखा था कि पसमानदा मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, अशराफ की नहीं थी। तो इस तरह से वो हम लोगों को जो है
वो करते हैं, मतलब उद्धृत करते हैं मुस्लिम मुस्लिम शब्द ले आकर के। तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज से बचना चाहिए कि उनकी भाई नियत क्या है, कहते क्या है, करते क्या है, सोचते क्या है। तो इस सब चीजों से हट करके, हाँ, अपना एक धर्म, हर आदमी का अपना धर्म है। इस भारत का संविधान अपना इजाजत देता है कि कोई भी आदमी धर्म अपना सकता है। कोई इस्लाम धर्म अपनाया है, कोई हिंदू धर्म अपनाया है, कोई बौद्ध बनाया धर्म अपनाया है, कोई तमाम ऐसे चीजें हैं। और ये भारतीय संविधान की खूबी है, जो इसने लिबर्टी दी है कि जो आप अपने हिसाब से आप अपना वो करिए, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों का आप हर्ट मत करिए। उनके जो देवी देवता हैं, जो उनके माबूद है, जो उनके जो है आदर्श है, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलिए। ये भारत का संविधान कहता है। और ये पसमानदा आंदोलन भी इस चीज को मानता है, इस चीज में विश्वास करता है जी कि हमें मिल करके बिल्कुल। रहना है, और हमें जो है मिल करके इस देश के विकास को में आगे बढ़ाना है। जी, बहुत सॉलिडिटी की बात की कि भारतीय जनमानस को मिलके किसी समस्या से पार आना चाहिए। और जहां तक पसमानदा समस्या की बात है, उसमें भी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, उसमें भी हम मिल के चलें तो पसमानदा समस्या का भी पे जी काम किया जा सकता है, इसका खात्मा किया जाता है। आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए बताया कि मुस्लिम सांप्रदायिकता से लड़ने में जो पसमानदा के पूर्वजों ने आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो कारनामा अंजाम दिया था, आज भी पसमानदा आंदोलन मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में मजबूती के साथ खड़ा है। दर्शकों के भी इस्तेमाल हो गया, बहुत समय भी हो गया है, काफी लोग हमें देख रहे हैं। मैं चलते चलते आपका एक बार फिर शुक्रिया करूंगा। मजहर हुसैन अंसारी साहब सिंचाई विभाग में अभियंता हैं और पसमानदा विद्यार्थियों के लिए एक कोचिंग चलाते हैं, कॉम्पिटिटिव कोचिंग चलाते हैं, और एक अच्छा नागरिक बनाने की उनकी परिकल्पना है, इसलिए वहां पे एक जागरूकता का भी क्लास करते हैं। दर्शक, आप देख रहे थे मजहर हुसैन अंसारी साहब के साथ मैं फैयाज अहमद फैजी। साक्षात्कार के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ हम चर्चा कर रहे थे। चलते चलाते मैं क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे दो शब्दों में अंसारी साहब से चाहूंगा कि पसमानदा कार्यकर्ता जो अपने गरीबी में, तंगदस्ती में और अभावग्रस्त संसाधनों की कमी में जो पसमानदा समाज को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दो शब्दों में आप संदेश के साथ इस सभा का हम समापन करेंगे, इस साक्षात्कार बस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। दो आप संदेश क्या देना चाहेंगे पसमानदा कार्यकर्ताओं को, दो शब्दों में? देखिए, हौसला और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये ऐसी चीजें हैं। और कुछ बनने की तमन्ना, देश के लिए कुछ करने की तमन्ना, समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना, ये जब ये आग दिल में लग जाएगा, तो ये आप जो बता रहे हैं कि वो आगे बहुत अपने समाज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसकी मिसाल आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत गरीब घर से आए थे, और कहाँ तक जी पहुंचे अपनी काबिलियत के उस पे। डॉक्टर अंबेडकर थे, वो भी गरीब थे। लाल बहादुर शास्त्री जी कितना परेशानी से नदी पार करके पढ़ाई करते थे। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, वो भी कितने जो है अपने पिताजी के साथ पढ़ाई किए हैं। बहुत से अपने जो है महापुरुष देश के, उन्होंने बहुत ही जो है कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में आगे बढ़े। लेकिन जी उनके अंदर यही था, हौसला था, जुनून था, और जो है कुछ करने की वो थी, चाहत थी, देश के लिए कुछ करने का एक वो था। तो आप इस चीज से जो है, गरीबी इस चीज में नहीं आती है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि आईएएस जब हर साल निकलते हैं तो उसमें पेपरों में आता है कि साइकिल चलाने वाले की बेटी बनी आईएएस। तो कभी आता है कि जो है कोई छोटे पद पे काम करने वाला कोई कर्मचारी है, उनका कोई बच्चा जो है आईएएस बन गया। तो कभी आता है कि हाँ भाई, कोई बच्चा है, वो बिना जो है कोचिंग किए ही जो है वो नीट पास कर लिया, उसमें आईआईटी में एंट्रेंस पास कर लिया। तो ये संसाधन की ठीक है, कमी है। तो लेकिन उन लोगों का ये जज्बा जब जिसके अंदर आ जाता है, तो संसाधन की कमी जो है, ये चीज जो है डिमाइज होता है।
और उसके अंदर पॉजिटिव जब एनर्जी आती है तो इन सब चीजों को, जो भी निगेटिविटी है, उसको खत्म करता है। तो आदमी जी के दिमाग बिल्कुल। में ये रखना चाहिए कि हमें जो है कि हमें जब आगे बढ़ना है तो हमें सब निगेटिविटी हटाकर पॉजिटिव सोचे। जी। जी, कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आंखों में, अगर थोड़ी सी जी। हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। उभरने ही जी। नहीं देती है बेमाएगी दिल की, वरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। आपका मजहर क्या हुसैन अंसारी साहब साक्षात्कार के इस विशेष कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए थे, आ, पिछले 1 घंटे से दर्शक देख रहे हैं। हम आपके आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं आपका दर्शकों का भी आपको आभार व्यक्त करूंगा। जी। जी जी, जी बोले आपको मजहर भी साहब, कुछ बहुत कह बहुत रहे थे। धन आपको भी जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद, और आपके जी जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जी जी। हमको इस साक्षात्कार में इनवाइट किया। जी। हम दर्शकों जी। को बताते कि यह हमारा विशेष कार्यक्रम का आज हमने सूत्रपात किया साक्षात्कार नाम से। और हम फिर किसी दिन किसी इसके अगले एपिसोड में फिर किसी पसमानदा कार्यकर्ता के साथ साक्षात्कार लेकर फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय हिंद।